ऐसे कई सारे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि जो इसरो के चीफ है उनका कहना था कि जो यूएस है वो चाहता है कि चंद्रयान 3 की जितनी भी डिटेल हैं या जितनी भी टेक्नोलॉजी है यूएस को वो बेच दे। ये अभी की बात नहीं, ये बात है जब चंद्रयान 3 को लॉन्च नहीं किया गया था। एपीजे अब्दुल कलाम की 92 एनिवर्सरी पे छात्रों के सामने स्पीच दे रहे थे, तब उनके द्वारा ये कथन कहा गया था। हम सभी को पता है कि जो नासा है वो स्पेस सेक्टर में एक बड़े जाइंट की तरह है और उसके द्वारा कई सारे जो इंपॉर्टेंट मिशन है वो सेंड किए गए हैं। नासा के पास सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसके द्वारा अच्छे रॉकेट बनाए जाते हैं और जो लैंडर भी बनाए जाते हैं। और नासा वर्ल्ड की रिचेस्ट स्पेस एजेंसी है जिसके पास लगभग 20 बिलियन का स्टॉक यानी जो पैसे हैं वो पड़े हुए हैं। लेकिन फिर ऐसी क्या बात होगी कि जो नासा है वो इंडिया से टेक्नोलॉजी चाहता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार की जो वीडियो फैक्ट अफेयर चैनल पर रेगुलर मिलती रहे, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को मिस ना करें और आप सिंपल वे में हर टॉपिक को ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएं। सो प्लीज डू सब्सक्राइब फैक्ट अफेयर चैनल। आप सभी ने कभी ना कभी JBL का नाम सुना ही होगा, जो कि एक नासा की यूनिट है जिसका नाम है जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी। इसका काम होता है कि जो लैंडर उसको कैसे डिजाइन करना, उसको बनाना और उसके जो फंक्शन है उसमें क्या प्रोग्रामिंग रहेगी, ये सब इसका काम होता है। तो इसके कुछ साइंटिस्ट हैं वो इंडिया में आए थे, जो हमारे इसरो के चीफ है उनके द्वारा बुलाया गया था कि आप हमें बताएं कि ये जो हमने मॉडल बनाया है वो हमारा जो मिशन मून के लिए भेजा जा रहा है क्या उसमें सब कुछ सही है या कुछ गड़बड़ है, तो आप हमें बता सकते हैं। लेकिन जब उनके द्वारा ये मॉड्यूल देखा गया तो उससे वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए और उनके द्वारा ये भी कहा गया कि जो इसरो है वो हमें बताएं कि वो इसरो किस तरीके से इतने जो चीप इंस्ट्रूमेंट है और जो अपने मिशन है उसको सेंड कर पाता है। तो वो चाहते हैं कि हम जो टेक्नोलॉजी है उनको शेयर करें और उन्होंने इंटरेस्ट भी रखा है कि जो नासा है उस टेक्नोलॉजी को खरीद भी सकता है। नासा जो भी अपने मिशन भेजता है उसकी जो कॉस्ट होती है बहुत ज़्यादा होती है और इससे एक जो समस्या उत्पन्न होती है कि अगर आपको कोई और मिशन भेजना है तो उसके लिए जो रिफंड है वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन जो यूएस है उसकी जो इकोनॉमी है काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो नासा उसको सीखना चाहिए कि कैसे चीप कॉस्ट में जो अपने मिशन है उसको सेंड कर सकता है, वो साथ ही साथ जो सस्टेनेबल भी हो। अगर आप नासा के बारे में स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि जो नासा उसमें जो साइंटिस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो दूसरी कंट्रियों के हैं वो पाए जाते हैं। जिसमें हम बात करते हैं इंडिया के भी बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं, लगभग 8% साइंटिस्ट नासा में काम करते हैं और कैलिफोर्निया में जो कि एक IT हब है 30% जो इंडियन है वो काम करते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो नासा है उसमें कितने दूसरे देशों के जो साइंटिस्ट हैं उनका सपोर्ट है। अब इसके पीछे क्या ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से जो इतने कई सारे देशों के जो साइंटिस्ट हैं नासा में काम करते हैं, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि कॉस्ट, यानी जो दूसरे देश के साइंटिस्ट हैं उनको उतना पैसा नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो मूव कर जाते हैं नासा की तरफ जहाँ पे उनको अच्छा पैकेज मिलता है। जो नए साइंटिस्ट होता है उनका ये गोल होता है कि वो एक बार कम से कम जो नासा है उसमें काम कर सकें। इसी कारण से जो इंडिया के साइंटिस्ट होते हैं वो दूसरे देशों में या फिर जो नासा है वहाँ पे काम करने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको एक अच्छा पैकेज मिलता है और साथ ही साथ वो अपना थॉट प्रोसेस भी वहाँ पे कर सकते हैं। अगर इंडियन साइंटिस्ट ही इसरो में काम करने लगे तो जो इसरो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और इसरो का स्पेस सेक्टर में काफ़ी बड़ा नाम हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो नासा को भी टक्कर देने लगेगा और इसरो में ये पोटेंशियल है कि 2025 तक ग्लोबल स्पेस सेक्टर का 8% वो एक्वायर कर सकता है और साथ ही साथ 2040 तक वो लगभग 100 बिलियन जो डॉलर है उसको एक्वायर कर सकता है, यानी उस पर जो कंट्रोल है इसरो कर सकता है। तो जो इसरो है धीरे धीरे अपना जो पोटेंशियल लगातार बढ़ाता जा रहा है, उसके द्वारा कई सारे जो मिशन है वो भी सेंड किए जा रहे हैं और चीप कॉस्ट पे दूसरे देशों के जो मिशन है या जो सैटेलाइट है उसको वो सेंड करता है, जिसकी वजह से जो इसरो है उसका जो कद है यानी जो साइज़ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके पास पैसा भी इससे बहुत ज़्यादा आ रहा है। इंडिया द्वारा मिड जुलाई में चंद्रयान 3 को भेजा गया था और 23 अगस्त को इसके द्वारा जो मून है उसके साउथ पोल पर लैंडिंग की गई थी और इंडिया फर्स्ट कंट्री बन गई थी जिसके द्वारा जो साउथ पोल है मून का वहाँ पर लैंडिंग की गई है वो भी सक्सेसफुली। रशिया द्वारा लूना 25 के द्वारा कोशिश की गई थी लेकिन उसकी क्रैश लैंडिंग हुई थी, लेकिन इंडिया के चंद्रयान 3 द्वारा सक्सेसफुल लैंडिंग कर ली गई थी। मून का जो साउथ पोल है वो कई सारे देशों के लिए क्यूरियोसिटी का एक कारण रहा है, क्योंकि वहाँ पे लगातार अंधेरा रहता है यानी डार्कनेस रहती है और जो सनलाइट नहीं पहुँच पाती है, इसलिए वहाँ पे हाईली पॉसिबिलिटी होती है कि वहाँ पे जो वाटर है उसको खोजा सके, यानी जो वाटर है वो आइस की फॉर्म में मिल सकता है। वहीं लूना प्लाज्मा के बारे में जो चंद्रयान 3 है उसके द्वारा सबसे पहले जो मेजरमेंट है वो की गई थी। लूनार प्लाज्मा चार्ज पार्टिकल की एक परत होती है जिसमें वहाँ पे जो रेडियो वेव है वो ट्रेवल कर सकती है, इसके द्वारा जो बहुत ही कम चांस हो जाते हैं कि रेडियो वेव डिस्टर्ब हो। इसरो की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हो जाती है और उसके द्वारा ये भी कहा गया कि जो साउथ पोल है यानी क्रेटर्स है उनमें जो आइस है की फॉर्म में जो वाटर है वो जमा हुआ है।
इन फ्यूचर इसका जो यूज़ है वो वाटर के लिए, साथ ही साथ जो फ्यूल है उसके लिए भी किया जा सकता है। सो दैट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार की जो वीडियो फैक्ट अप चैनल पर लगातार मिलती रहें।